Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So today is 10th of March 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज अरुण गोयल क्विट्स एज अ इलेक्शन कमिश्नर अहेड ऑफ लोकसभा पोल. अब आप सबको बता दिया जाए कि लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं और इसी के चलते यहाँ पर क्या हुआ है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि लोकसभा इलेक्शन इज द मेन रीजन बिहाइंड द कि अरुण गोयल जो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन दिया है. तो लोकसभा डेज अहेड ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द स्केड्यूल फॉर द अपकमिंग लोकसभा पोल, इलेक्शन कमिश्नर अरुण रिजाइन ऑन अ सैटरडे. तो उन्होंने क्या किया, उनका टेन्योर 2027 तक था. इसमें क्या होता है, आपका टेन्योर भी होता है. तो इनका टेन्योर 2027 तक था, बट उन्होंने पहले ही क्या कर दिया है, अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को दिया है. तो अब आप लोगों को ये बता दिया जाए, इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट को देते हैं और उनका ये जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट भी कर लिया गया है. अभी ये पूरा जो केस एक्चुअली बता दिया जाए, कुछ दिनों पहले ही आप सभी को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, यहाँ पर जो SBI का केस चल रहा है, SBI का केस नहीं, आपका जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला केस चल रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड के इशू के चलते हुए इसकी जो हियरिंग हुई है, इसी के कुछ दिनों बाद ही हमने यहाँ पर देखा कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन यहाँ पर दे दिया है. फर्दर क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज केरला हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल पासपोर्ट होल्डर्स इन इंडिया. अब देखिए, ये मतलब हम एक अच्छी बात भी कर सकते हैं और सही है या गलत इसके बारे में हमें नहीं पता. तो हम केरल की बात करते हैं. केरल में आपको सबसे ज़्यादा हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल पासपोर्ट होल्डर इन इंडिया. पूरे इंडिया में अगर फीमेल्स की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल, तो फीमेल में सबसे ज़्यादा जो पासपोर्ट होल्डर है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, केरल में. ओके, सो इन लाइन विद द विजुअल शिफ्ट इन द माइग्रेशन पैटर्न फ्रॉम Kerala of late, women from the southern state hold the highest number of passport issued in the country till 2023. 2023 तक अब तक जितने भी पासपोर्ट्स यहाँ पर इशू किए गए हैं, तो उसमें केरल का नंबर क्या है, सबसे ज़्यादा हाई है. मतलब सदर्न स्टेट्स में से हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या हो रहा है, विमेन पासपोर्ट को क्या करवा रही हैं, इशू करवा रही हैं. ओके, सो through Kerala has the highest number of total passport holders in the country at 98.92 lakh including male and female. Uttar Pradesh has the highest number of male passport holder at 70.58 lakh. अब केरल की बात करते हैं, इसमें 98.92% है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों है. और मेल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपके सबसे ज्यादा क्या दिखेंगे, यहाँ पर पासपोर्ट होल्डर्स दिखेंगे. सो द नंबर ऑफ फीमेल अंडरस्कोर्स द रिसेंट स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स कंडक्टेड इन 2023 as part of Center for पब्लिक पॉलिसी रिसर्च यूथ लीडरशिप फेलोशिप. यहाँ पर ये पाया गया है कि केरल में ज़्यादातर यहाँ पे एजुकेशन से फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर एक रिसर्च लीडरशिप फेलोशिप प्रोग्राम है. इसके लिए यहाँ पर उसको परस्यू करने के लिए, एजुकेशन को परस्यू करने के लिए फीमेल्स क्या कर रही हैं, यहाँ पे पासपोर्ट को होल्ड कर रही हैं. तो मेन रीज़न यहाँ पर क्या आ जाता है कि फीमेल जो है यहाँ पर क्यों पासपोर्ट को होल्ड कर रही हैं, क्योंकि उन्हें एजुकेशन को परस्यू करना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज, ये आप ऐसा केस स्टडी ले सकते हैं और इनके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा भी जा सकता है. सो कैनल मैन पिक्स अप हिज शॉप्स अगेन टू हेल्प फार्मर्स. अभी बता दिया जाइए, आप इन पर्सन की यहाँ पे फोटो देखेंगे आपको यहाँ पे समझ में आएगा. सो लागुनिया भुइया 71 ईयर ओल्ड क्या है, इनको यहाँ पर कैनल मैन के नाम से भी जाना जाता है. क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अकेले ही 5 किलोमीटर का, मतलब इससे पहले उन्होंने क्या किया था, इससे भी ज़्यादा, अभी जो ये डिगिंग कर रहे हैं वो 5 किलोमीटर की है. वो एक कैनाल बना रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं कहाँ पर, बंगेता हिल इन बिहार में. इससे पहले उन्होंने क्या किया था, एक और कैनाल बनाया था 5 फीट का और 3 फीट डीप का, जिसमें उन्होंने अकेले इतने बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनको कट किया और पूरा यहाँ पर पूरा कैनाल बनाया था, जिसके कारण यहाँ पर 5 गाँव की यहाँ पर क्या होती है, मदद होती है. और मतलब 1000 और 12,000 से ज़्यादा लोगों की भी यहाँ से उनको इस कैनाल के बनाने से क्या होता है, बेनिफिट होता है. इसी के चलते यहाँ पे जो महिंद्रा ग्रुप की बात करते हैं, उनके जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने इनको एक ट्रैक्टर भी गिफ्ट किया था, उनका जब फर्स्ट कैनाल यहाँ पर कंप्लीट हुआ था.
तो उन्होंने ये बताया कि मेरा डेली रूटीन है। वो क्या करते हैं, से एवरी मॉर्निंग हु ओन्स लेस देन हाफ acre ऑफ लैंड राइजेस एंड लिविंग हिज मड एंड स्ट्रॉ होम्स वॉक 2 kilometer to his work spot. Farmers are not able to utilize rain water adequately because there is no proper channel for it. उनका कहना ये है कि देखिए बारिश तो हो रही है, ठीक है, लेकिन उस बारिश के पानी को जो फार्मर्स है वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर कैनाल नहीं है। तो इसी के चलते उन्होंने क्या किया, अकेले, ही इज द ओनली पर्सन, उन्होंने अकेले क्या किया, यहाँ पर पूरा कैनाल बनाया। सो कोइटवाला स्पेंड 30 years ऑफ कटिंग थ्रू 3 kilometer ऑफ स्टोन टू फिनिश हिज फर्स्ट कैनाल इन अक्टूबर 2020। तो 2020 में उन्होंने 3 किलोमीटर का जो स्टोन था उसको पूरा कट किया और उन्होंने अपना पहला कैनाल बनाया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, 3 से ज्यादा जो गांव है उनको बेनिफिट्स मिलता है और प्रॉपर वहां पर वाटर सप्लाई होती है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज Why India urgently needs a legal framework for genomic। अब देखिए जीनोमिक सिक्वेंसी की बात करते हैं। जीनोमिक है जो जीन्स है, इसका लास्ट 2 डिकेड्स से, इफ यू सी द लास्ट 2 डिकेड्स, इनका जो एडवांसमेंट है और ज्यादा जीनोमिक्स में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आपको देखने को मिल रहा है ना। हर जगह यहाँ पे जीन का मॉडिफिकेशन होगा, जो अभी आपकी जीन्स है उनका मॉडिफिकेशन हो रहा है। प्लांट्स की बात करें या फिर एनिमल्स की बात करें या फिर ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, हर तरह हम क्या करें, जीनोमिक सिक्वेंसी कर रहे हैं, जीन्स की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड आपके सीड्स आ रहे हैं, फूड ग्रेन्स आ रहे हैं। सो इसमें अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया को एक लीगल फ्रेमवर्क की अब जरूरत है, अर्जेंटली जरूरत है। क्यों जरूरत है, अब इसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि जीन्स मतलब ठीक है, इसके बेनिफिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर इसके बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जीनोमिक्स में, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, एक लीगल फ्रेमवर्क लेकर आना होगा। फर्स्ट कंसर्न इज दैट, पहला कंसर्न क्या आता है, डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट अर्जेंटली रिक्वायर अ लीगल फ्रेमवर्क। देखिए यहाँ पर आपके जीन्स जा रहे हैं, ठीक है, आपकी जीन्स की सिक्वेंसिंग हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन क्या वो डेटा यहाँ पर प्रोटेक्टेड है या नहीं है, इसके लिए हमें एक बहुत ही अर्जेंटली में एक फ्रेमवर्क चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करते हैं, क्लियरेंस आर रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च कोलैबोरेशन। यहाँ पर अगर आप कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो स्टीयरिंग कमेटी है, हेल्थ मिनिस्ट्री की स्टीयरिंग कमेटी है, उससे पहले आपको क्लियरेंस लेना होगा, तभी आप किसी दूसरी लैब के साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड नोटिफिकेशन इनेबल्स सैंपल टू क्रॉस बॉर्डर फॉर कमर्शियल पर्पज। मतलब कि अगर कमर्शियल पर्पज के लिए आप क्या कर रहे हैं, कोई सैंपल लेकर आ रहे हैं क्रॉस बॉर्डर, मतलब कि फॉर एग्जांपल आप इंडिया के रहने वाले हैं और आप नेपाल का आपको क्या चाहिए, यहाँ पर सैंपल चाहिए, नेपाल से सैंपल चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉरेन ट्रेड नोटिफिकेशन ने यहाँ पर इनेबल किया है कि ये आपको ये सारी क्लियरेंस पहले लेना होगा। नेक्स्ट है, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट एस्टैब्लिशमेंट कैपेसिटी एंड एक्सपर्टीज इन इंडिया में आपको बहुत ही established कैपेसिटी और एक्सपर्टीज देखने को मिलती है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स हम अभी भी क्या करते हैं, यहाँ पर जो सिक्वेंस्ड होते हैं और एनालिसिस के लिए यहाँ पर जो कंपनीज अब्रॉड हैं उनको उनके पास भेजते हैं, उनको ओवरसाइट और रेगुलेशन के लिए। अनदर इशू क्या आता है, इशू इज द फ्रेगमेंटेशन ऑफ जेनेटिक डेटा। यहाँ पर जो जेनेटिक डेटा उसका फ्रेगमेंटेशन हो सकता है विदाउट नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग जेनेटिक टेस्टिंग सर्विस, द डेटा रिमेन इन सिलोज। तो मतलब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आधा डेटा हमारे पास है, हमने आधा डेटा किसी और को दे दिया, तो देयर शुड बी अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ जेनेटिक डेटा एंड दिस इज अनदर बिग इशू फॉर अस। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है, जेनेटिक टेस्टिंग सर्विस है, अभी जो डेटा है अभी भी इट इज ऑन सिलोज। सो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है कि लाइक हम समरी डेटा, यहाँ पर वेरिएंट्स जो भी हैं हमारे जीन्स हैं, अलग अलग जीन के वेरिएंट्स हैं, उनका यहाँ पर एक समरी डेटा बना रहे हैं, तो इसकी जो रिपोर्ट लैब में प्रिपेयर की जा रही है विदाउट पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन कुड इनेबल रफ एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन लेवल प्रिवलेंस ऑफ डिसीज एंड इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ चीपर जेनेटिक टेस्ट। तो यहाँ पर डेटा हम पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर B, C, D या 4 पर्सन है, हमने चारों पर्सन के यहाँ पे जीन्स लिए, लेकिन हमने क्या किया, हमने इनकी कोई भी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर नहीं लिया, ठीक है, वी हैवंट टेकन एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज पर्सन्स। हमने यहाँ पर क्या किया, उनके जीन्स को पूरा आइडेंटिफाई किया, सिक्वेंसिंग की, सारी चीजें की, रिसर्च की, फिर हमें इसमें पता चला कि इस XYZ पर्सन को, A पर्सन को यहाँ पर ये XYZ डिसीज थी पहले,
इसकी वजह से इसके जीन्स में ये प्रॉब्लम आई, बी पर्सन में यहाँ पर कुछ ABC यहाँ पर डिसीज थी। तो इस तरीके से हम डिसीज को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन अ चीपर टेस्ट। और ये जो डेटा है without a framework for collecting summary information, the data remain inaccessible for public health decision making। लेकिन क्या है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है दैट ABC पर्सन की, तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को हम कैसे मतलब कि पब्लिक में रख सकते हैं, तो इट विल बी इनएक्सेसिबल डेटा हमारे सामने रहेगा। अब इससे एक बेनिफिट भी ये मिल सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है ना, लैक ऑफ प्रिवेंटिंग लॉज, यहाँ पर हमारे पास लैक ऑफ लॉज है, यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, हमारे पास लॉज नहीं है, तो इससे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। पॉजिटिव यहाँ पर टेस्ट क्या निकलता है पॉजिटिव जेनेटिक टेस्ट का, कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कई बार जो हम इंश्योरेंस लेते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर XYZ बीमारी डिसीज है, इसके वजह से हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक प्रॉपर जेनेटिक टेस्ट आ जाता है, ये हम बेनिफिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो उसकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं उस बेसिस पर अगर वो यहाँ पर इंश्योरेंस ले रहा है तो हम इसको मना भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, जो पुअर पर्सन है, मार्जिनलाइज पर्सन है, उनको यहाँ पर हार्म होगा, उनको नुकसान होगा। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो जो जेनेटिक डेटा है इसका ये सबसे बड़ा कंसर्न आ जाता है कि इतना ज्यादा यहाँ पर जो डाइवर्स कंट्री लाइक इन इंडिया, सो इक्विटी एंड डाइवर्सिटी इन जेनेटिक डेटा आल्सो इज द कंसर्न दैट नीड टू बी एड्रेस स्पेशली इन डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। सो डाइवर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा अनरेगुलेटेड मार्केट है, आपको फोर्स देखने को मिलता है, अनरेगुलेटेड मार्केट फोर्स, और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो जेनेटिक डेटा है इंडिया जैसी कंट्रीज का, वहाँ पर इक्विटी और डाइवर्सिटी जो है जेनेटिक डेटा की, इसको सिक्योर करना दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर अस। ओके, सो लैक ऑफ इक्विटी कुड रिजल्ट इन लेस रिसर्च, लेस इंसाइट, एविडेंस फॉर क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एंड इवेंचुअली एक्सक्लूजन ऑफ सच ग्रुप फ्रॉम एक्सेस टू द बेनिफिट ऑफ जेनोमिक टेक्नोलॉजीज। ओके, सो अब आई होप आपको यहाँ पर पूरा क्लियर होगा। देखिए इसके यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। द वैल्यू ऑफ द राइट गाइडेंस एंड पॉलिसीज इन एडवांसिंग ह्यूमन जीनोमिक कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। यहाँ पर जो जीनोमिक्स है, ह्यूमन जीनोमिक्स के बहुत ज्यादा आपको एडवांस और बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक क्लियर हमें एक पोस्टर कह सकते हैं, एक रेगुलेशन की जरूरत है, हमें एक प्रॉपर लॉ की जरूरत है, जिसके तहत ये जो हमने अभी चैलेंजेस की बात की है, उन सारे चैलेंजेस को क्या कर सके, वो एड्रेस कर सके। ओके, सो नाउ आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। इस आर्टिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इस आर्टिकल को यहीं से पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जो भी ये जो है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, आप इसे यहीं से नोट डाउन कर सकते हैं, ये पूरा आपका नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर हमारे पास कुछ स्नैपशॉट्स हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। सो फर्स्ट आर्टिकल इज A-laying amphibians provide nutrient rich milk। अब देखिए हम मैमल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैमल्स क्या करते हैं, यहाँ पर जब उनका ऑफस्प्रिंग होता है तो वो यहाँ पर मिल्क देते हैं। सो feeding offspring with nutrient-rich milk was long seen as a trait unique to mammals. However, several non-mammal species have been documented as producing nutrients to feed offspring in a functionally similar way to mammal milk. Like mammal milk होता है, for example यहाँ पर cow है, उसका जो बच्चा होता है तो वो उसको milk से feed करती है। ओके, लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल अदर एनिमल्स हैं, लाइक आप हैन की बात करते हैं, चिक्स की बात करते हैं, या फिर कुछ एम्फीबियंस की बात करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, तो क्या उनका जो ऑफस्प्रिंग होता है उन्हें भी क्या मिल्क मिलता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन थोड़ा सा अराइज होता है। तो हम इसके लिए बता दें, यहाँ पर रिसर्चर्स नहीं है, इनको ये फाइंडिंग एक रिपोर्ट के तहत ये पता चला है कि जो एग लेइंग स्पीशीज होती हैं, वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म लाइक एम्फीबियंस, वो अपने बेबी को कैसे फीड करते हैं, दे फीड अ लिपिड रिच मिल्क लाइक सब्सटेंस टू इट्स हैचलिंग। तो इनका यहाँ पर लिपिड रिच मिल्क लाइक सब्सटेंस होता है, तो हैचिंग के टाइम पर उस सब्सटेंस को, वो दैट सब्सटेंस को क्या कराया जाता है, उन्हें यहाँ पे फीड कराया जाता है। तो वो भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट, जस्ट लाइक अ मदर्स मिल्क, जैसे कि हम मैमल्स में मदर्स का मिल्क होता है, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है, उसी तरीके से इनका ये जो लिपिड रिच मिल्क लाइक सब्सटेंस होता है वो होता है। सो द फाइंडिंग रिपोर्ट आर प्रीवियसली अनऑब्जर्व्ड बिहेवियर एंड ऑफ new insight into the species parental care and communication। तो इस तरीके से यहाँ पे parental care और communication की एक हमें new insight यहाँ से मिलती है। Now the next one is new device helps in detection of leak from surgical joints। So there is a new device tested in pigs। जो pigs होते हैं उनमें यहाँ पे एक new device का टेस्ट किया गया है, जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं,
जो आपके डीप टिश्यूज होते हैं उसमें पीएच जो चेंजेस होते हैं उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता था जब भी यहाँ पे सर्जरीज होती थी, सारी चीज़ें होती थी, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो मतलब कि जॉइंट्स होते थे उससे बहुत ज़्यादा लीक्स होते थे। तो इस लीक को रोकने के लिए यहाँ पर सच लीक्स विच अकर एट हाई रेट्स 3 and 7 days बिफोर सर्जरी, तो यहाँ पर सर्जरी से पहले ही बहुत ज़्यादा जो लीक होती थी कई बार इसे ओवरलुक कर दिया जाता था, और अब इसे मॉनिटर किया गया है और एक न्यू डिवाइस लेकर आया गया है जिससे कि हम ये जो लीक्स होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट हैज फ्रांस रूल्ड ऑन अबॉर्शन राइट्स। अब देखिए आपका जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑन द 8th of March, यहाँ पर इसकी बात करते हैं। सो इन अ ग्लोबल फर्स्ट फ्रांस इंस्क्राइब द गारंटीड राइट टू अबॉर्शन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 8th of March। 8th of March को यहाँ पर फ्रांस ने क्या किया है, गारंटी राइट दिए हैं, राइट टू अबॉर्शन का। अब देखिए ये जो अबॉर्शन वाला इशू है बहुत ज्यादा अभी चल रहा है, अभी नहीं, ये कई सालों से यहाँ पर चल रहा है। ये स्पेशली कब से आता है, जब से यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है 2022 में टू ओवरटर्न अ 50-year-old रूलिंग इन रो वर्सेस वार्ड। इस केस के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप एक बार यहाँ पर डिगिंग करेंगे, थोड़ा सा गूगल करेंगे और रिसर्च करके इस केस के बारे में पहले पूरी स्टडी करेंगे। अगर आप खुद से करेंगे तो आपको यहाँ पर ज्यादा थोड़ा सा समझ में आएगा। अब तो देखिए यहाँ पर वुमेन्स राइट और इंटरनेशनल वुमेन डे के तहत फ्रांस ने क्या किया है, यहाँ पर गारंटेड राइट टू अबॉर्शन वुमेन को दिया है। ओके, तो उन्होंने अपने लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में देखे 4th of March को यहाँ पर उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनके द्वारा इस लॉ को पास कर दिया जाता है, और 8th of March को एज अ गिफ्ट आप कह सकते हैं फ्रांस ने यहाँ पर किया। अब इस बिल में क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं इसके बारे में देखते हैं। सो द बिल इंट्रोड्यूस लास्ट ईयर, ये बिल आपका लास्ट ईयर यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। अमेंडेड द 17th पैराग्राफ ऑफ आर्टिकल 34। फ्रांस का जो आर्टिकल 34 है उसका 17 पैराग्राफ को यहाँ पर अमेंड किया गया है। अब ये क्या कहता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो द लॉ डिटरमाइंस द कंडीशन बाय विच इज एक्सरसाइज द फ्रीडम ऑफ वुमेन टू वॉलंटरी टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी विच इज गारंटीड। यहाँ पर वुमेन को ये राइट देता है कि उन वुमेन के पास यहाँ पर फ्रीडम है कि वो वॉलंटरी अपनी मर्जी से क्या कर सकती है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, और इट इज गारंटीड। मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि आने वाली जैसे कि गवर्नमेंट चेंज होती है फिर भी वो इस लॉ को क्या कर सकती है, चेंज नहीं कर सकती हैं। सो दिस मींस दैट फ्यूचर गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू ड्रास्टिकली मॉडिफाई एग्जिस्टिंग लॉ व्हिच परमिट टर्मिनेशन अप टू 14 वीक्स। मतलब 14 वीक तक आप क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को अपनी मर्जी से यहाँ पर टर्मिनेट कर सकते हैं। सो इंडिकेटिंग हाउ अबॉर्शन राइट्स हैव कम अंडर द स्कैनर इन मैनी कंट्रीज अक्रॉस यूरोप। द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेजिस्लेशन स्टेट्स unfortunately, this event is not isolated. In many countries, even in Europe, there are current of opinion that seeks to hinder at any cost the freedom of women to terminate their pregnancy if they wish. अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती थी कि आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते। अगर आप चाहे भी, है ना, if you want to terminate your pregnancy, you are not able to do because your country law, your land national law is not allowing you to do so. ओके, सो यहाँ पर इज दिस अ फर्स्ट ऑफ काइंड प्रेसिडेंस, क्या ये पहली बार हुआ है? सो नो, इसका आंसर नहीं होगा। सो लेकिन हाँ, फ्रांस इज द ओनली कंट्री जिसमें यहाँ पर स्पेसिफिकली अबॉर्शन के बारे में बताया जा रहा है। 1974 में जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन था तो अ पर्सन इज फ्री टू डिसाइड ऑन हैविंग चिल्ड्रन। पर्सन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फ्री था। फ्रांस में आप देखेंगे कि वो अपना अबॉर्शन कब उन्हें कराना है, बच्चा उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए, ये राइट उनके पास था। बट सच राइट कैन ओनली बी लिमिटेड, ये राइट थोड़े से लिमिटेड थे, जिससे कि इसका जो रीजन हो सकता है सिर्फ हेल्थ प्रोटेक्शन ही था। 1990s में यहाँ पर फिर चेंज होता है, यहाँ पर एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भी दिया जाता है। फिर सर्बिया कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लेस स्पेसिफिकेशन टर्म्स में एवरीवन हैज राइट टू डिसाइड ऑन चाइल्ड बर्थ। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन इतना नहीं था, लेकिन ये राइट दिया था कि हाँ, आपके पास राइट है कि आप चाइल्ड बर्थ को डिसाइड कर सकते हैं। ओके, so how it has been revised. So unlike in the US, the issue of abortion is not highly divisive across the political spectrum. In the France, most French people believe that abortion is women's right. अब देखिए यहाँ पर ज्यादातर हम यूएस को साइड में रखते हैं और हम फ्रांस की बात करते हैं, तो फ्रांस में ये बिलीव किया जाता है कि राइट टू अबॉर्शन इज अ वुमेन्स राइट एंड इट इज एसेंशियल फॉर पब्लिक हेल्थ सर्विस। इसी के चलते यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर्स, ये फ्रांस का फिगर है, उन्होंने ये बताया कि 2022 में यहाँ पर 2,34,000 अबॉर्शन हुए हैं फ्रांस में। सो यहाँ से पूरा एक डेटा निकल कर आता है हमारे सामने। ओके, उसके बाद हम देखते हैं
अब क्या अदर कंट्रीज में क्या क्या प्रोविजन है, अदर यूरोपियन कंट्रीज की हम बात करते हैं तो इन सितंबर 2022 हंगरी में यहाँ पर फार राइट गवर्नमेंट मेड इज ऑब्लिगेटरी फॉर द वुमेन टू लिसन टू द पल्स ऑफ द फीटस। जैसे कि आप अबॉर्शन कराने जा रहे हैं, है ना, तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, इट इज ऑब्लिगेटरी टू द वुमेन कि आप उस फीटस की हार्ट बीट को क्या करेंगे, पहले सुनेंगे और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अबॉर्शन करा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये हंगरिया का एक लॉ है, आई डोंट नो व्हाई इट इज लाइक दिस। पोलैंड की बात करते हैं, सो विच हैज सम ऑफ द मोस्ट स्ट्रिगनेंट अबॉर्शन लॉ इन यूरोप। यहाँ पर पोलैंड का जो लॉ है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिगनेंट, मतलब कि आप कह सकते हैं थोड़ा सा रिजिड है। यहाँ पर आप अबॉर्शन कब करा सकते हैं, किस किस इवेंट्स में, जैसे कि आपके साथ कोई रेप हुआ है और उसके कारण आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो इस इवेंट में आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। इंसल्ट और थ्रेट है, मदर की लाइफ को कोई यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम है और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, तब यहाँ पर क्या कराया जा सकता है, आपका अबॉर्शन कराया जा सकता है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर इन दोनों रीजन के अलावा तीसरे रीजन के तहत आप अबॉर्शन कराते हैं तो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नाउ यूके की बात करते हैं, यूके यहाँ पर परमिट करता है 24 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी इफ इट इज अप्रूव बाय 2 डॉक्टर्स। यहाँ पर 24 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है उसे आप टर्मिनेट करा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो 2 डॉक्टर्स हैं, 2 डॉक्टर्स का क्या होगा, अप्रूवल चाहिए होगा। डिलेड अबॉर्शन आर अलाउड इफ देयर आर एग्जिस्टिंग डेंजर। अगर यहाँ पर डिले अबॉर्शन भी क्या है, अलाउ है, अगर मदर की लाइफ को क्या है यहाँ पर डेंजर है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी करा सकते हैं। ओके, Italy registers Vatican pressure and legalized abortion in 1978 by allowing a woman to terminate pregnancy up to 12 weeks or later। तो इटली की बात करते हैं, इटली में 1978 से ये लॉ है कि वो वुमेन को अलाउ करता है कि दे कैन टर्मिनेट देयर प्रेगनेंसी अप टू 12 वीक। 12 वीक तक क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, और उसके बाद भी किया जा सकता है अगर वुमेन की लाइफ को यहाँ पर कोई डेंजर आ रहा है। अब हम इंडिया की बात करते हैं, हमने इतने सारे लॉस के बारे में पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया में क्या प्रोविजन है, सो इंडिया ने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट इन 1971, जो कि यहाँ पर अलाउ लाइसेंस मेडिकल प्रोफेशनल टू परफॉर्म अबॉर्शन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन एज लॉन्ग एज द प्रेगनेंसी डिड नॉट एक्सीड 20 वीक्स। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी अगर 20 वीक्स तक नहीं हुई है और कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, आप अबॉर्शन करा सकते हैं। ओके, फिर 2021 में इस एक्ट को अमेंड किया जाता है, और ये जो अबॉर्शन का टाइम है इट इज अमेंडेड अप टू 24 वीक्स इन सर्टेन केसेस। यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे आ जा सकते हैं, आ गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर अमेंडमेंट करना पड़ा, और यहाँ पर 20 वीक्स से इट हैज अमेंडेड टू 24 वीक्स। The opinion of only one registered medical practitioners will be required for the abortion of the fetus up to 20 week of gestation। तो आपका जो gestation period है 20 वीक्स तक आप क्या कर सकते हैं, अबॉर्शन के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, 20 से 24 वीक तक जाता है, वुमेन की लाइफ को यहाँ पर कुछ थ्रेट हो रहा है, सारी चीजें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, यहाँ पे एटलीस्ट 2 डॉक्टर्स का आपको यहाँ पर कंसल्ट चाहिए होगा। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, 24 वीक के बाद यहाँ पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर और कौन कौन सी केसेस पर आप प्रेगनेंसी को यहाँ पर टर्मिनेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि इंक्लूडिंग स्टैचुरी रेप केस इन माइनर। यहाँ पे जब रेप के केसेस आते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं, विमेन विथ डिसेबिलिटीज, और विमेन देयर आर चेंज इन मैरिटल स्टेटस ऑफ द विमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस चेंज होता है विमेन का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो इन दैट केस यू कैन टर्मिनेट योर प्रेगनेंसी। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। तो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल से मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।